नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए न्यूमेरिकल के इस सीरीज़ ये सवाल नहीं बवाल को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि आज आपका पार्ट 19 हो जाएगा। इसमें हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछे गए सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवाल का शिफ्ट वाइज अध्ययन करते हैं, जिसमें कि हम लोग प्रत्येक दिन 6 शिफ्ट का अध्ययन करते हैं। आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ओम साई स्टडी 2.0। पॉइंट के जगह पर सिर्फ इंग्लिश में आप टाइप कीजिएगा POINT पॉइंट और 0 लगा के इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम अपने वीडियो का लिंक और PDF को वहाँ प्रोवाइड करा देते हैं। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में डॉट होगी। तो देखिए वह अधिकतम h ऊंचाई तक जा सकता है, लेकिन अभी गया कहाँ तक है? ऊंचाई के 1/4 भाग पे ही गया है। तो इसमें क्या होगा? कम स्थितिज ऊर्जा होगी और अधिक गतिज ऊर्जा होगा, क्योंकि अगर यदि मान लिया जाए ये एक खंभा है, इसके 1/4 यानी सिर्फ इतने दूर गया है। अगर यदि आधा जाता तो आधा स्थितिज ऊर्जा आधा गतिज ऊर्जा होता, पूरा चला जाता तो स्थितिज ऊर्जा हो जाता, गतिज ऊर्जा खत्म हो जाता। लेकिन ये 1/4 ही गया है, तो इसका मतलब है कि इसका स्थितिज ऊर्जा अभी कम है, क्योंकि h 1/4 है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? mgh होता है। तो h कम है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा कम होगा और गतिज ऊर्जा अधिक होगा। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.01 गुना 10⁵ पास्कल होता है। उसके बाद अगला है, एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता की गणना करें। तो देखिए लंबाई यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं P बराबर यानी कि क्षमता बराबर 1/f, लेकिन मीटर में। अगर यदि वही सेंटीमीटर में रहेगा तो हम लोग 100/f लिखेंगे। तो वही P बराबर क्या हो जाएगा? 100/f, यानी कि फोकस लंबाई आपका क्या दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। 25 से भाग दे दीजिए, आपका कितना निकल जाएगा? 4 डायप्टर निकल जाएगा। तो यहाँ प्लस में निकल रहा है और बोला भी गया है कि उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होता है और अवतल लेंस की क्षमता अगर यदि देखा जाए तो वो माइनस में आएगा। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो वह स्थिर रहेगा, क्योंकि इसमें वायु से कोई अवरोध पैदा नहीं किया जा रहा है। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा होता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। एक सर्किट आरेख में ये आपको चित्र दिया हुआ है, दिए गए प्रतीक का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या है? प्रतिरोध का एक प्रतिरोधी है, यानी कि प्रतिरोध में जो इस प्रकार से दर्शाया जाता है वही ये एक प्रतिरोधी है। एक वस्तु 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है। वस्तु के द्रव्यमान की गणना करें। तो देखिए द्रव्यमान हम लोग को निकालना है। हम लोग जानते हैं कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो आपको बल दिया हुआ है 20 न्यूटन दिया हुआ है और द्रव्यमान निकालना है, त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। इस 2 से इस 20 को कटा दीजिए, आपका कितना आ जाएगा? द्रव्यमान 10 kg आ जाएगा। एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है। यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखिए भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो भार आपको दिया हुआ है 980 और द्रव्यमान निकालना है और जी का मान आपको दिया हुआ है 9.8 दिया हुआ है। इसका दशमलव उड़ाइए, आपका नीचे एक शून्य आ जाएगा। उसके बाद 98 से 98 इसका कटा दीजिए, यहाँ 10 बचा और क्रॉस गुना कीजिएगा तो द्रव्यमान बराबर क्या आ जाएगा? 100 kg आ जाएगा। उसके बाद है 273 केल्विन का मान क्या होगा? तो 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। वही हम लोग सबका रिलेशन देख लेते हैं। C-0/100 होता है, F-32/180 होता है, R-0/80 होता है, K-273/100 होता है। तो यहाँ देखिए 100 इसका कट गया, तो यानी कि K बराबर 273 आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है? तो यह देखिए MgOH का होल 2 यह एक क्षार है और बाकी सबको देखा जाए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यह तो एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और उसी प्रकार CH3 COOH, Al2O3 प्लस NaOH प्लस H2O, इससे क्या उत्पाद प्राप्त होगा? तो NaAlOH का होल 4 ये किस रूप में होगा? एक्वा के फॉर्म में होगा, यानी कि पानी के रूप में हो जाएगा। उसके बाद देखिए
CO2 के 44 ग्राम में मौजूद CO2 के अणुओं की संख्या डॉट होती है। तो यहाँ देखिए अणु की संख्या निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि तत्व का द्रव्यमान ग्राम में लेना है, उसके बाद तत्व का परमाणु द्रव्यमान ग्राम में लेना है। तो यहाँ देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम दिया हुआ है, तत्व का द्रव्यमान ग्राम में दिया हुआ है। उसके बाद इसका परमाणु द्रव्यमान निकाल लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 12, और ऑक्सीजन का होता है 16। लेकिन कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, 16 गुना 2 32। अब इसको जोड़ दीजिए, आपका कितना आ गया 44 ग्राम आ गया। उसके बाद 44 से 44 में भाग दीजिएगा, आपका कितना आ गया 1 मोल आ गया। तो 1 मोल बराबर कितना होता है, 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुना 10⁻23। उस ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें जिसकी प्रदत्त माध्यम में आवृत्ति 800 हर्ट्ज और गति 420 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ देखिए वेग बराबर क्या होता है, तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति होता है। तो आपको वेग दिया हुआ है 420 दिया हुआ है, और तरंग दैर्घ्य निकालना है, और आवृत्ति दिया हुआ है 800 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो तरंग दैर्घ्य बराबर क्या हो जाएगा, वेग बटे आवृत्ति हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि यह 420 और आपका वेग दिया हुआ है और आवृत्ति दिया हुआ है 800। आप इसको कटाइएगा, आपका आ जाएगा 0.525 मीटर आ जाएगा। तरंग दैर्घ्य को मीटर में लिखा जाता है। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को इसके गलनांक बिंदु पर तरल अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा की राशि क्या होगी। तो इसे द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो गुप्त ऊष्मा क्या होता है, गुप्त ऊष्मा सिर्फ अवस्था को परिवर्तित करता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर यदि बर्फ है और वही 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी है, तो ये इस बर्फ से पानी में बदलने के लिए सिर्फ क्या किया गया है, गुप्त ऊष्मा को डाला गया है। यानी गुप्त ऊष्मा अवस्था को परिवर्तित करता है। और वही अगर यदि विशिष्ट ऊष्मा की बात की जाए तो विशिष्ट ऊष्मा जो है तापमान को परिवर्तित करता है। यानी कि मान लिया जाए कि -10 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ था, उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदलने के लिए आपको क्या किया गया, इसमें विशिष्ट ऊष्मा को डाला गया, यानी कि ये ताप को परिवर्तित किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि 25 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर 75 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा। तो त्वरण निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि F बराबर m×a होता है। तो यह आपको देखिए कि फोर्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25 न्यूटन दिया हुआ है, और द्रव्यमान 25 kg दिया हुआ है। त्वरण निकालने के लिए a हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि 75 F के जगह पे रख दीजिए, और द्रव्यमान 25 दिया हुआ था। a निकालने के लिए आप इसको कटा दीजिए, तो यानी कि 25 या 75 हो जाएगा। यानी त्वरण आपका कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो यह देखिए असंगत विकल्प का चयन करना है आपको। ऑप्शन में दिया हुआ है पार्श्विक अक्ष, और दूसरा दिया हुआ है ध्रुव, तीसरा वक्रता त्रिज्या, और चौथा मुख्य अक्ष। तो ये एक दर्पण का सभी सूचक है, लेकिन ये पार्श्विक अक्ष ये कोई सूचक नहीं है, यानी कि यह किसी को नहीं दर्शाता है। जैसे अगर यदि दर्पण में देख लिया जाए क्या क्या होता है, तो दर्पण में एक हो जाता है आपका पोल हो जाता है, एक फोकस हो जाता है, एक वक्रता केंद्र हो जाता है, और एक मुख्य अक्ष हो जाता है। तो यह देखिए पोल आपको मिल गया, वक्रता त्रिज्या मिल गया, उसके बाद मुख्य अक्ष मिल गया। ठीक, हीलियम के 52 ग्राम में कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यानी कण की संख्या बराबर मोल की संख्या। तो मोल की संख्या बराबर क्या होता है, तत्व का द्रव्यमान ग्राम में, उसके बाद तत्व का परमाणु द्रव्यमान ग्राम में। तो देखिए तत्व का द्रव्यमान ग्राम में दिया हुआ है 52 ग्राम दिया हुआ है, और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान अगर यदि निकालते हैं तो आपका 4 ग्राम आता है। तो मोल संख्या यानी कि कणों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 52/4 की जगह आपका कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। उसके बाद 40 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई तक उठाया जाता है और इसकी स्थितिज ऊर्जा 2000 जूल है। वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ देखिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया हुआ है 2000 जूल। उसके बाद फिर m का मान दिया हुआ है 40 kg और g का मान दिया हुआ है 10। h निकालना है, आप 1 शून्य 1 शून्य 2 शून्य इधर से 2 शून्य इधर से कटा दीजिए। उसके बाद 4 पंचे 20, आपका कितना आ जाएगा ऊंचाई 5 मीटर आ जाएगा। कार्बन के दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाकर बड़े अणु का निर्माण करने की विशिष्ट योग्यता को डॉट कहा जाता है। तो कार्बन का श्रृंखलन कहा जाता है, यानी श्रृंखला बना के एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ जुड़ के बड़ा कार्बन का परमाणु बना लेता है, यानी बड़ा कार्बन का अणु बना लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मोनो एटॉमिक यानी एक परमाणु है,
यानी उसमें एक ही परमाणु है। जैसे अगर यदि सल्फर की बात किया जाए तो इसे S8 के रूप में लिखा जाता है, इसमें 8 परमाणु हो जाता है। वही हाइड्रोजन की बात किया जाए तो इसे H2 के रूप में लिखा जाता है, यानी इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए। लेकिन वही अगर यदि हीलियम की बात किया जाए तो उसे He ही लिखा जाता है, यानी कि इसमें एक परमाणु हो गया। और नाइट्रोजन N2 के रूप में लिखा जाता है। इस प्रकार आपका आंसर हीलियम आ जाएगा, जिसमें कि मोनो एटॉमिक है, यानी एक परमाणु है। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु में होने वाली गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को बताइए। तो यानी कि गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो यानी कि वह ऊंचाई की ओर बढ़ते जा रहा है। तो इस प्रकार स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा mgh होता है। ऊंचाई बढ़ रहा है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो और गतिज ऊर्जा कम होगी, क्योंकि ऊर्जा संरक्षित रहती है। अगर यदि स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है तो गतिज ऊर्जा ऑटोमेटिक ही कम होगी। अवतल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस लंबाई ऋणात्मक होती है। वही अगर यदि उत्तल दर्पण की बात की जाए तो फोकस लंबाई क्या होता है, धनात्मक होता है। क्योंकि अगर यदि आपको चित्र बना के दिखा दिया जाए तो देखिए, अगर यदि आप अवतल दर्पण लेते हैं तो अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। तो यहाँ देखिए, ये आपका हो गया फोकस हो गया। तो ये आपका किस ओर है, अगर यदि रेखा ग्राफ पर देखा जाए तो ये 0 हो गया। 0 के बाएं साइड माइनस में होता है और दाएं साइड प्लस में होता है। तो यहाँ देखिए, ये अगर यदि आप इसको पोल मान लीजिएगा तो इसके आप किस ओर है, बाएं साइड है। इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का फोकस लंबाई ऋणात्मक हो जाएगा। वही अगर यदि उत्तल दर्पण की बात की जाए तो उत्तल दर्पण जो होता है इस प्रकार का होता है, यानी कि अंदर की ओर रंगा हुआ होता है और उसमें वक्रता केंद्र किधर होगा। तो देखिए, ये कर्व इधर बना रहा है तो वक्रता केंद्र इधर ही होगा, यानी सी इधर हो गया तो फोकस भी इधर होगा। तो वही अगर यदि ये पोल हो गया, अब यानी कि रेखा ग्राफ पर अगर यदि देखा जाए तो रेखा ग्राफ के आप दाईं ओर जा रहे हैं, पोल से आप दाईं ओर जा रहे हैं, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, फोकस क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। इस प्रकार उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होगा और अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक हो जाएगा। एक गेंद को 49 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। 2 सेकंड के बाद इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, ऊंचाई आपको दिया हुआ है 49 मीटर दिया हुआ है और जी का मान दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो अगर यदि कोई वस्तु को गिराया जा रहा है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 मीटर पर सेकंड होगा। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि ऊंचाई कितना हुआ, 2 सेकंड में वह कितना दूरी तय किया, तो वही उसका ऊंचाई हो जाएगा। तो ऊंचाई को यहाँ एस से यानी कि विस्थापन से डिस्प्लेस किया गया है। तो देखिए कि विस्थापन बराबर क्या होता है, एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है गति के दूसरे नियम से। तो u आपका क्या हो गया, 0 हो गया और टाइम दिया हुआ था 2 सेकंड दिया हुआ, 0 से 2 को गुना करने के बाद 0 ही हो जाएगा। और उसके बाद प्लस हाफ ए का मान दिया हुआ है, ए को यहाँ जी से रिप्लेस किया गया, जी का मान 9.8 और टी स्क्वायर, तो यानी कि 2 गुना 2, इस हाफ से 2 को कटा दीजिए, आपका 9.8 गुना 2 यानी कि 19.6 मीटर आ जाएगा। यानी कि ऊपर से 19.6 मीटर की दूरी तय की है। तो यानी कि अब नीचे से अगर यदि ऊंचाई देखा जाए, टोटल ऊंचाई कितना था, 49 मीटर था, उसमें से 19.6 मीटर दूरी ऊपर से तय कर ली गई है। तो यानी कि अब नीचे से दूरी कितना बचा है, नीचे से बचा है 29.4 मीटर बचा है। अब इसी ऊंचाई पर आपको स्थितिज ऊर्जा निकाल लेना है। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh होता है। तो यानी कि m आपको नहीं दिया हुआ है और g का मान 9.8 दिया हुआ है, ऊंचाई 29.4 बचा है। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी निकाल के आप रख लीजिए, क्योंकि हम लोग को अनुपात में निकालना है। उसके बाद अगर यदि हम लोग गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं तब दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। तो गतिज ऊर्जा के लिए क्या होना चाहिए, गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर, तो यानी v होना चाहिए, वेग निकलना चाहिए, तो यानी कि अंतिम वेग होना चाहिए। तो देखिए कि गति के अगर यदि हम लोग तीसरे समीकरण से देखते हैं तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है, क्योंकि हम लोग को s यानी कि विस्थापन अब प्राप्त हो चुका है, कि यानी कि ऊपर से अब कितना दूरी तय कर चुका है, तो 19.6 मीटर कर चुका है। तो यहाँ देखिए u का मान आपका 0 हो जाएगा, 2 a का मान 9.8 और s का मान 19.6, ऊपर से 19.6 दूरी तय कर चुका है। तो यानी v स्क्वायर का मान आपका क्या हो गया, 2 गुना 9.8 गुना 19.6। अब इन दोनों को अनुपात में रख दीजिए। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। तो हाफ m v का मान आपका निकला था 2 गुना v स्क्वायर का ही मान आपका निकला था 2 गुना 9.8 गुना
19.6, ये आपका भी स्क्वायर का मान था। इससे आप 2 से 2 कटा दीजिए तो आपका कितना हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी m इंटू 9.8 गुना 19.6। अब स्थितिज ऊर्जा बटे गतिज ऊर्जा कर दीजिए अनुपात के लिए, तो स्थितिज ऊर्जा आपका क्या निकला है, m गुना 9.8 गुना 29.4, ये ऊंचाई है। उसके बाद गतिज ऊर्जा m गुना 9.8, उसके बाद 19.6। तो अब आप इसको जब कटाइएगा 9.8 से 9.8 कट गया, m से m कट गया। अब इसको हल कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज है, तरंग की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग को 1.5 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ध्वनि तरंग का वेग बराबर क्या होता है, आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य होता है। तो आवृत्ति आपका कितना दिया हुआ है, आवृत्ति दिया हुआ है 2 किलो हर्ट्ज। तो इसको आप क्या कीजिए, इसको किलो को बदल लीजिए आप मीटर में, तो यानी कि 2 गुना 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 हर्ट्ज हो जाएगा। किलो को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना, तो यानी कि 10 पर पावर 3। उसके बाद तरंग दैर्घ्य आपका क्या दिया हुआ है, तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, आपका कितना हो जाएगा, 35 गुना 10 पर पावर -2 भी आप लिख सकते हैं इसको। तो अब वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति होता है। तो यहाँ देखिए आवृत्ति आपका कितना निकला था, आवृत्ति निकला था 2 गुना 10 पर पावर 3। तो इसको 2 गुना 1000 भी हम लिख सकते हैं। और आपका तरंग दैर्घ्य निकला था 35/100, तो यानी कि 35/100, इससे 2 शून्य कटा दीजिए। उसके बाद 35 दूना 70, यानी कि 700 मीटर पर सेकंड निकल गया। अब आपका वेग जब निकल गया और आपको दूरी दिया हुआ है कि 1.5 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ दूरी आपको दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर, इसे हम 1500 मीटर भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारा मीटर पर सेकंड में चाल का मान आया है। तो यहाँ देखिए 1500 बटे 700 कर दीजिए, 2 शून्य इधर से कटा दीजिए। अब 15 में 7 से जब भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2.1 सेकेंड आ जाएगा। डॉट 2 परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं के बीच बिना किसी भौतिक संपर्क के बिना होता है, तो ये होता है क्षेत्रीय बल होता है। यानी कि कोई एक दूसरे से संपर्क नहीं कर रहा है, जैसे चुंबक सब देखते हैं कि एक दूसरे के संपर्क में नहीं आता है, लेकिन उसका जो होता है क्षेत्रीय बल कार्य करता है, यानी कि वह एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। ग्लूकोज एक डॉट कार्बन अणु है, तो देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, 6,6H12O6। तो इसमें पूछा जा रहा है कार्बन अणु कितना है, तो कार्बन अणु इसमें 6 है। वही अगर यदि हाइड्रोजन अणु पूछा जाता है 12 और ऑक्सीजन अणु पूछा जाता वो भी 6 ही होता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है। तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। यानी कि संवेग में हम लोग को क्या क्या होना चाहिए, द्रव्यमान भी होना चाहिए, वेग होना चाहिए। तो वही बोला जा रहा है कि गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई डॉट होती है, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई धनात्मक होती है, जो कि हमने पहले भी बता दिया। निम्नलिखित में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी। तो देखिए ध्वनि तरंग में तरंग दैर्घ्य की सर्वाधिक लंबी होने का कारण है कि उसका आवृत्ति कम होना चाहिए, तभी वह तो लंबा लंबा स्टेप पूरा करेगा। तो देखिए आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1 सेकंड में चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। यानी कि 1 सेकंड समय आपको दिया हुआ है और कितना चक्कर आप लगा लेते हैं। अगर यदि जितना ज़्यादा चक्कर लगाएंगे यानी कि उसका तरंग दैर्घ्य उतना छोटा छोटा बनेगा, ठीक है। तो यानी 1 सेकंड में, तो वही बोला जाता है कि अधिकतम आवृत्ति का मतलब है कि 1 सेकंड में छोटा छोटा तरंग दैर्घ्य की लंबाई, यानी कि 1 सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर लगा लिया तो उसका तरंग दैर्घ्य ऑटोमेटिक है कि लंबाई कम होगा। तो अगर यदि यहाँ देखिए आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग, 100 हर्ट्ज की आवृत्ति यानी कि 1 सेकंड में 100 ये लूप पूरा किया हुआ है, थोड़ा बड़ा बड़ा करेगा। उसके बाद 1 सेकंड में यहाँ देखिए कि 200 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग, यानी 1 सेकंड में 200 हर्ट्ज, यानी कि और थोड़ा छोटा होगा। उसके बाद 1 सेकंड में 300 हर्ट्ज, तो यहाँ देखिए कि और छोटा छोटा हो जाएगा। उसके बाद वही 1 सेकंड में 400 हर्ट्ज, तो और छोटा छोटा हो जाएगा। यानी कि तरंग की लंबाई
तरंगदैर्घ्य की लंबाई किसमें अधिक होगी? तो 100 हर्ट्ज वाले आवृत्ति में होगी, क्योंकि वह 1 सेकंड में 100 लूप ही पूरा किया है, वह थोड़ा बड़ा बड़ा लूप पूरा किया होगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि दो श्रृंग के बीच के दूरी को तरंगदैर्घ्य या दो गर्त के बीच के दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है, यानी कि ज़्यादा दूरी रहेगा तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा? ज़्यादा होगा। इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा? 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग में तरंगदैर्घ्य की लंबाई अधिक होगी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। वही प्रोटॉन पर आवेश देखा जाए तो इसमें प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। उसके बाद अगला है फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है H3PO4 होता है। अगला है कि डॉट का रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द केलियम से बना है, तो केलियम से बना रासायनिक प्रतीक है पोटेशियम का। तो पोटेशियम को जैसे के लिखा जाता है, तो हम लोग देखिए कि अगर यदि पोटेशियम को पी से शुरू होता तो उसको पी से लिखना चाहिए था, लेकिन पोटेशियम का लैटिन नाम क्या होता है? केलियम होता है। उसी लैटिन नाम के पहले अक्षर को लेकर पोटेशियम को के से सूचित किया जाता है। P4H10 + H2O एरो H3PO4 समीकरण पर ध्यान दें। इस अभिक्रिया में जल के आवश्यक कण कितना है? तो देखिए इसमें जल के आवश्यक कण अभी तो ऐसे एक दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर यदि इसे आप बैलेंस कीजिएगा तब देखिए इसमें जल की मात्रा कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए P4 दिया हुआ है, P4 इस ओर P4 बना है, नहीं बना है, तो इसमें क्या करना होगा? 4 से गुना करना होगा। ठीक है, तो अब 4 तिया 12 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो इस ओर 6 से गुना करना होगा, 6 दूना 12 हो गया। उसके बाद अब ऑक्सीजन इधर 6 हो गया और इधर 10 है, 6 10 16 हो गया। इधर देखिए 16 पूरा है, तो यानी कि 4 ऑक्सीजन यहाँ से, 4 ऑक्सीजन यहाँ से, तो यानी 4 चौके 16, तो इधर भी 16 पुर गया। इस प्रकार हम लोग का अब ये समीकरण बैलेंस हो गया। तो इसमें अब जल की आवश्यक कण देखा जाए तो जल का कितना कण हो गया? 6 कण हो गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। किस परिस्थितियों में कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? तो जब कोई वस्तु बल के विपरीत दिशा में होता है तब क्या होता है? नकारात्मक कार्य होता है। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन होता है, तो यानी वर्क बराबर Fs cos थीटा। अगर यदि नकारात्मक कार्य कराना है तो cos थीटा का मान कितना लेना होगा? 180 लेना होगा, क्योंकि 180 डिग्री में cos का मान होता है -1 होता है, यानी कि -1 से जब गुना कीजिएगा तो निगेटिव में आंसर आएगा। तो यानी कि कार्य क्या होगा? नकारात्मक होगा। विस्थापन इधर हो रहा है और बल इधर लगाया जा रहा है, तो 180 डिग्री का रैखिक कोण बन रहा है। द्रव्यमान संख्या A बराबर क्या होता है? तो प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान की संख्या कहा जाता है। अगला गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी, यानी F बराबर R/2 होता है। तो यह F बराबर क्या हो जाएगा? R दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसके बाद 2 से भाग दीजिएगा तो आपका F का मान कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। NH3 अमोनिया के 51 ग्राम में कितने मोल उपस्थित है? तो देखिए अमोनिया के 51 ग्राम में मोल की संख्या बराबर क्या होता है? तत्व का द्रव्यमान ग्राम में, जो कि 51 ग्राम दिया हुआ है, और नीचे लिखा जाएगा तत्व का परमाणु द्रव्यमान ग्राम में। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए अमोनिया NH3 नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, और वही अगर यदि हाइड्रोजन की बात किया जाए तो 1 होता है, लेकिन कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, तो यानी कि 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 17, यानी 17 ग्राम हो गया। उसके बाद 51 ग्राम में पूछा गया है, तो मोल संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तत्व का द्रव्यमान ग्राम में, जो कि 51 दिया हुआ है, और तत्व का परमाणु द्रव्यमान ग्राम में, जो कि हम लोग 17 निकाले हैं। 17 से भाग दीजिएगा, आपका 17 तिया 51, यानी कि 3 मोल आपका आंसर आ जाएगा। यदि 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है, तो इस पर लगाए गए बल का मान क्या होगा? तो F बराबर क्या होता है? M × A, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। F आपका द्रव्यमान दिया हुआ है, 20 kg दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपका 20 दूना 40 न्यूटन बल हो जाएगा। CH3 CH2OH यह किसका उदाहरण है? तो यह एल्कोहल का उदाहरण है। तो ये कौन सा एल्कोहल है? तो ये इथाइल एल्कोहल है, क्योंकि अगर यदि देखिए आपका C कितना हो गया? 1 1 2 हो गया, उसके बाद H कितना हो गया? 3 और 2,
5 हो गया। उसके बाद OH लगा हुआ है, तो देखिए एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, एल्कोहल का सूत्र होता है CnH2n + 1 और OH होता है। तो यहाँ देखिए इथाइल अल्कोहल बना या नहीं बना, तो मेथ एथ यानी कि एथ एन का मान कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। यहाँ पुट कीजिए, 2 पुट कीजिएगा तो C2 हो गया। उसके बाद फिर H 2 दूना 4 और 1 5 हो गया और OH। तो देखिए ये इथाइल अल्कोहल 35 वाट बराबर कितना होता है, तो 35 वाट बराबर होता है 35 जूल प्रति सेकंड, क्योंकि वाट जो होता है शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल हो गया और समय का क्या हो गया, एस हो गया, यानी कि सेकंड हो गया। तो इसी को 35 वाट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 35 जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या होगी, तो 257 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही जल जो होता है यह गैसीय अवस्था में हो जाता है। तो यहाँ 257 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसका मतलब यह गैसीय अवस्था में होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। साइकिल का त्वरण की गणना करें। तो देखिए त्वरण बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो अंतिम वेग कितना हो गया 6 मीटर पर सेकंड, और प्रारंभिक वेग तो बोला गया है अचल स्थान से, यानी कि कोई वेग नहीं था, वहाँ से स्टार्ट किया गया है, यानी कि u बराबर 0 हो गया। तो यानी कि 6 - 0 बटे कितना सेकंड में यह कारनामा हो रहा है, 30 सेकंड में हो रहा है। तो यानी कि 6/30 कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 100 वाट के इलेक्ट्रिक लैंप का उपयोग किया जाता है। 3 दिनों में लैंप द्वारा खपत ऊर्जा की इकाई गणना करें। तो देखिए ऊर्जा की इकाई क्या हो जाएगा, वाट गुना उपकरण की संख्या गुना समय और बटे 1000। तो ठीक है, यहाँ देखिए कितना वाट का है, 100 वाट का बल्ब है, ठीक है 100 वाट का है। और उसके बाद फिर एक उपकरण है, उसके बाद 8 घंटे प्रति एक दिन चल रहा है। तो इस प्रकार कितना दिन चल रहा है, 3 दिन चल रहा है। तो यहाँ देखिए 1000 से भाग दे दीजिए, 2 शून्य इधर से कट जाएगा, 8 या 24 आ जाएगा और नीचे से 1 दशमलव चला जाएगा ऊपर। तो यानी कि 2.4 यूनिट हो जाएगा। 2 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। इसी को हम लोग 1 यूनिट बराबर भी 3.6 गुना 10⁻6 जूल लिखते हैं। तो इस प्रकार 1 किलोवाट घंटा बराबर इतना हो गया, तो 2 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 3.6 गुना 10⁻6 जूल हो जाएगा। तो यानी कि 36 गुना 2 72, यानी 7.2 गुना 10⁻6 जूल हो जाएगा। उसके बाद अगला है प्रकाश की गति डॉट है, प्रकाश की गति है 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अगला, जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी। तो देखिए वस्तु को कहाँ रखा गया, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा गया। अब इससे प्रधान अक्ष के समानांतर एक रे गुजारिए, तो वो फोकस से गुजरेगी, ठीक है टकरा के फोकस से गुजरेगी। उसके बाद वही एक रे को फोकस से गुजारिए तो वह टकरा के प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरेगी। तो यह दोनों कहाँ कट रही है, तो यह दोनों वक्रता केंद्र के पीछे कट रही है। तो यानी कि सी के बाद, वक्रता केंद्र के बाद यह, इसी को दूसरे भाषा में हम लोग बोल सकते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्रतिबिंब बन रही है। निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है। तो देखिए विद्युत धारा का पता लगाया जा रहा है, यानी कि कम से कम भी इलेक्ट्रिक करंट अगर यदि प्रवाहित हो रहा है तो उसको पता लगाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ आपका एमीटर भी दिया हुआ है, लेकिन ये एमीटर नहीं होगा क्योंकि एमीटर विद्युत धारा को मापता है। गैल्वेनोमीटर जो होता है विद्युत धारा का पता लगाता है, यानी कि इसमें धारा है या नहीं है। एमीटर जो होता है उच्च मात्रा की धारा को मापता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर निम्नतम धारा को मापता है। क्योंकि देखिए विद्युत धारा मापने का कार्य एमीटर करता है जो कि उच्चतम धारा होती है, वही गैल्वेनोमीटर कम मात्रा यानी 10⁻⁻6 एम्पियर की भी धारा रहेगी तो उसे भी माप लेता है, यानी 10⁻⁻6, ठीक है। और इसी कारण गैल्वेनोमीटर को क्या कहा जाता है, धारा मापी कहा जाता है। फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या होता है, फेरस क्लोराइड का होता है FeCl2। इस प्रकार हम लोग का आज का टॉपिक पूरा हो गया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।